हेलो दोस्तों, मैं आर के बेरवाल फिर से आप लोगों के सामने साइंस का पार्ट नंबर 8 लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई और के विटामिन्स का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और विटामिन बी के ग्रुप के बारे में भी पूर्ण चर्चा की, जिसमें विटामिन ए, विटामिन 1 है, विटामिन 2 है, विटामिन 3 है, विटामिन 5 है। इन सभी जितने भी विटामिन बी के ग्रुप थे उनके बारे में चर्चा की। इसके बाद में विटामिन खत्म होने के बाद में हमने 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट रखा, जिसके अंतर्गत 17 क्वेश्चन दिए थे आपको हल करने के लिए। उन क्वेश्चनों को भी इसी क्लास में कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद में हल कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा YouTube चैनल है बेरवाल टैलेंट पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोई भी धावक है या कोई भी खिलाड़ी है, वह तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करता है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। इसके बाद में बात करें कि हमारे शरीर के अंतर्गत जितनी भी ऊर्जा होती है उसका कम से कम 50 से 70% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसकी बात करें कि हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो जो हमारी बॉडी के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह होती है ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी को ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह किससे मिलकर बना होता है? ऊर्जा है जो, तो वह C6 है, H12 है और O6 है। इससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और अगर बात करें कि इसे अगर अनुपात के रूप में देखा जाए तो अनुपात के रूप में 1:2:1 में कार्बोहाइड्रेट होता है। 1:2:1 में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में बात करें कि जो हमारी बॉडी है उससे हम जो संतुलित भोजन प्राप्त करते हैं उससे जो सामान्य कैलोरी प्राप्त होती है, सामान्य कैलोरी की जो मात्रा होती है, वह होती है 3000 कैलोरी। कितनी होती है? 3000 कैलोरी प्राप्त होती है, जो कि भोजन वगैरह है, संतुलित भोजन है, उससे 3000 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि किन पदार्थों के खाने से हमारी बॉडी के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है, तो उसमें आता है, जैसे कि आप देख लो, अनाजों में देख लो, अनाज है, अनाजों में चावल है और सब्जियों में आलू है, फलों में केले है। क्या है? केले। इनका उपयोग करने से हमारी बॉडी के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा पाई जाती है उसकी जो गणना की जाती है वह किस में की जाती है? ऊर्जा की गणना किस में की जाती है? कैलोरी में। किस में की जाती है? कैलोरी में की जाती है। और अगर बात करें 1 कैलोरी है, कितनी है? 1 कैलोरी है, तो 1 कैलोरी का जो मान होता है वह होता है 4.18 जूल।
कितना होता है 4.18 जूल होता है 1 कैलोरी का मान। और बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो संरचना है, कार्बोहाइड्रेट को संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि एक है मोनोसेकोराइड, दूसरा है डाइसेकोराइड, तीसरा है पॉलीसेकोराइड। कौन कौन से 3 भाग है? पहला मोनोसेकोराइड, दूसरा है डाइसेकोराइड, तीसरा है पॉलीसेकोराइड। एक बार फिर से देख लो, कार्बोहाइड्रेट है वह हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत जितनी भी ऊर्जा होती है उसका जो 50 से 70% जो भाग है वह किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें कि हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट कौन से रूप में प्राप्त होता है, तो वह होता है ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। और इसकी अगर बात करें कि यह कौन से अणुओं से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, तो यह बना होता है C6H12 और O6 के अणुओं के रूप में मिलकर बना होता है। और अगर इसके अनुपात की बात करें तो इसका अनुपात होता है, वह होता है 1:2:1 होता है। और अगर बात करें कि जो सामान्य कैलोरी के रूप में जो हम संतुलित भोजन प्राप्त करते हैं, उस सामान्य कैलोरी के रूप में हमारी बॉडी को जो ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए वह होनी चाहिए 3000 कैलोरी। और अगर हम स्रोत की बात करें कि कौन सी चीजों का उपयोग करने से हमारी बॉडी के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है, ऊर्जा मिलती है, तो वह अनाजों में है, चावल है, सब्जियों में आलू है और फलों में केले है। इनका उपयोग करने से हमारी बॉडी के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है। और अगर बात करें कि ऊर्जा की गणना किस में की जाती है, तो ऊर्जा की जो गणना है वह कैलोरी में की जाती है। अगर बात करें कि 1 कैलोरी का जो मान होता है वह कितना होता है? 4.18 जूल 1 कैलोरी का मान होता है। और अगर बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो संरचना है, तो कार्बोहाइड्रेट को संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है मोनोसेकोराइड, दूसरा है डाइसेकोराइड और तीसरा है पॉलीसेकोराइड। तो बात करते हैं मोनोसेकोराइड की। किसकी? मोनोसेकोराइड की बात करते हैं। 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग है मोनोसेकोराइड। कौन सा भाग है? पहला मोनोसेकोराइड। मोनोसेकोराइड की अगर बात करें तो यह है हमारे शरीर के अंतर्गत सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के अंतर्गत मोनोसेकोराइड। और इसकी अगर बात करें निर्माण की, तो यह इसका निर्माण जो होता है मोनोसेकोराइड का, इसका निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस अनेक अणुओं से मिलकर। किससे? ग्लूकोज प्लस अनेक अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? मोनोसेकोराइड का निर्माण होता है। मोनोसेकोराइड का निर्माण होता है अनेक ग्लूकोज प्लस अनेक अणुओं से मिलकर निर्माण होता है मोनोसेकोराइड का। इसकी अगर बात करें कि जो मोनोसेकोराइड होता है यह जल में कैसा होता है? घुलनशील। कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है मोनोसेकोराइड। और अगर बात करें कि जो मोनोसेकोराइड है यह स्वाद में कैसा होता है, तो स्वाद की अगर बात करें तो यह स्वाद में मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। इसीलिए मीठा होने के कारण ही इसे शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वाद में मीठा होता है, तो मीठा होने के कारण ही इसे शर्करा भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें कि जो इसमें जो मीठा पदार्थ पाया जाता है उसके कारण इसे शर्करा कहा जाता है। और हम अगर प्रकृति के अंदर की बात करें कि प्रकृति के अंतर्गत जो सबसे मीठा पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो प्रकृति के अंतर्गत सबसे जो मीठा पदार्थ पाया जाता है वह पाया जाता है फ्रैक्टोज। कौन सा? फ्रैक्टोज पदार्थ है, वह प्रकृति के अंतर्गत सबसे मीठा पदार्थ पाया जाता है। और इससे भी अगर अधिक की बात करें, फ्रैक्टोज से भी जो अधिक मीठा होता है तो वह होता है
सैकरिन नामक पदार्थ होता है वह फ्रक्टोज से भी अधिक मीठा होता है। जो कि बात करें कि फ्रक्टोज से कितना गुना अधिक होता है, तो यह होता है फ्रक्टोज की तुलना में 500 से 700 गुना अधिक मीठा होता है। कौन होता है? सैकरिन। सैकरिन है यह फ्रक्टोज से भी 500 से 700 गुना अधिक मीठा होता है। तो यह था कार्बोहाइड्रेट का पहला भाग मोनोसैकेराइड। इसके बाद में बात करें डाइसैकेराइड की। इसकी डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड की अगर बात करें तो डाइसैकेराइड है यह 2 से 7 कितने 2 से लेकर 7 मोनोसैकेराइडों से मिलकर बना होता है। डाइसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, जो कि यह भी जल में कैसा होता है? घुलनशील होता है। डाइसैकेराइड है यह भी जल में घुलनशील होता है, मोनोसैकेराइड भी जल में घुलनशील होता है और डाइसैकेराइड भी जल में घुलनशील होता है। अगर इसकी बात करें इसके स्वाद की, तो यह भी स्वाद में मीठा पाया जाता है, इसलिए डाइसैकेराइड को भी शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्करा कहा जाता है। अगर हम दोनों की तुलना करें मोनोसैकेराइड की डाइसैकेराइड की, तो यह भी जल में घुलनशील होता है, दोनों में समान है और स्वाद में यह भी मीठा होता है, तो यह भी स्वाद में मीठा होता है और मोनोसैकेराइड को भी शर्करा कहा जाता है, तो डाइसैकेराइड को भी शर्करा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो डाइसैकेराइड है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल उठाकर देख लो। जैसे दूध है, क्या है? दूध है। तो दूध के अंतर्गत है जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध के अंतर्गत लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो कि ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। किससे? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बनी होती है, जो भी स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है, जिसे शर्करा कहा जाता है। इसके बाद में बात करें पॉलीसैकेराइड की। जो तीसरा भाग है कार्बोहाइड्रेट का, वह पॉलीसैकेराइड है। पहले की बात कर ली मोनोसैकेराइड, दूसरे की डाइसैकेराइड और तीसरा है वह है पॉलीसैकेराइड। कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। तीसरा जो भाग है वह है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो पॉलीसैकेराइड यह प्रकृति के अंतर्गत सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। प्रकृति के अंतर्गत सबसे जटिल रूप में पाया जाता है। कैसे रूप में पाया जाता है? सबसे जटिल रूप में पाया जाता है। और अगर बात करें कि यह जल में घुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, तो जो पॉलीसैकेराइड है यह जल में अघुलनशील होता है। कैसा होता है? अघुलनशील होता है। पहले के जो दो भाग थे मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, ये तो दोनों जल में घुलनशील होते थे, जबकि जो पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड है यह जल में अघुलनशील होता है। और इसके बाद में बात करें स्वाद की, तो जो पॉलीसैकेराइड है यह स्वादहीन होता है। कैसा होता है? स्वादहीन, अर्थात पॉलीसैकेराइड में कोई भी स्वाद नहीं पाया जाता है, इसलिए यह स्वादहीन होता है। पॉलीसैकेराइड को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उसके बाद में जो पॉलीसैकेराइड है, तीसरा भाग है कार्बोहाइड्रेट का, उसे भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया। अगर पहले भाग की बात करें तो जो पहला भाग है वह है
सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज है। पॉलीसेकेराइड का पहला भाग है। तो सेलुलोज की बात करें तो यह है जो पेड़ पौधों की जो कोशिका का जो बाह्य आवरण बना होता है, पेड़ पौधों की जो कोशिका का जो बाह्य आवरण बना होता है, कोशिका का बाह्य आवरण बना होता है, वह किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों की जो कोशिका का बाह्य आवरण बना होता है, कोशिका भित्ति, वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और अगर बात करें कि हमारी प्रकृति के अंतर्गत जो कपास होता है, क्या होता है? कपास प्राकृतिक बहुलक किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। प्रकृति के अंतर्गत जो कपास प्राकृतिक बहुलक होता है वह किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अगर इसके जो कार्बनिक यौगिक की बात करें तो यह एक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। सेलुलोज है, यह कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। प्रकृति के अंतर्गत किस रूप में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है प्रकृति के अंतर्गत। और अगर इसकी बात करें कि सेलुलोज है, यह सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो जो सेलुलोज है वह सर्वाधिक मात्रा में जानवरों में पाया जाता है। किसमें? जानवरों में पाया जाता है, जबकि मनुष्यों में यह नहीं पाया जाता है। क्योंकि सेलुलोज का जो काम है वह जो मांस के अंतर्गत जो सेलुलोज पाया जाता है उसे पचाने का कार्य सेलुलोज के द्वारा किया जाता है। इसलिए जानवरों के अंतर्गत सेलुलोज सर्वाधिक मात्रा में विकसित होता है, जबकि मनुष्य के अंतर्गत सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अगर बात करें कि जो सेलुलोज का जो उपयोग है वह कहाँ पर है, तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, इसका जो स्कीम जो भाग है उसके अंतर्गत सेलुलोज पाया जाता है, जिसका काम होता है मांस के अंतर्गत जो सेलुलोज होता है उसे पचाने का कार्य होता है सेलुलोज का। उसके बाद में बात करें सेकंड भाग की, पॉलीसेकेराइड का जो सेकंड भाग है वह है स्टार्च। कौन सा है? स्टार्च। पहला था सेलुलोज, उसके बाद में दूसरा है स्टार्च। कौन सा है? स्टार्च। स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च जो हमारी प्रकृति के अंतर्गत जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्रकृति के अंतर्गत जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वह भोजन जो बनाते हैं वह स्टार्च के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में? भोजन जो बनाते हैं वह स्टार्च के रूप में बनाते हैं। स्टार्च के रूप में बनाते, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां पाई जाती है उनके ऊपर जो स्टार्च एकत्रित किया जाता है, तो पेड़ पौधों का ईंधन भी स्टार्च को कहा जाता है। ईंधन भी कहा जाता है किसको? स्टार्च को पेड़ पौधों का ईंधन भी कहा जाता है, संचित ईंधन भी कहा जाता है। स्टार्च को पेड़ पौधों का संचित ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जो पत्तियां होती है उन पर भोजन बनाने का कार्य करता है, एकत्रित करता है। इसलिए पेड़ पौधों का संचित भोजन भी, संचित ईंधन भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे भाग की, जो पॉलीसेकेराइड है उसका जो तीसरा भाग है वह है ग्लाइकोजन। कौन सा है? तीसरा भाग है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो ग्लाइकोजन है वह पेड़ पौधों के अलावा सभी जो जीव जंतु है, सभी जीव जंतु है उनके अंतर्गत ग्लाइकोजन पाया जाता है, जबकि पेड़ पौधों के अंतर्गत स्टार्च पाया जाता है। और ग्लाइकोजन है वह केवल जीव जंतुओं के अंतर्गत पाया जाता है, जीव जंतुओं के अंतर्गत पाया जाता है। और जो ग्लाइकोजन है वह जीव जंतुओं के अंतर्गत जो लीवर में मांसपेशियों के अंतर्गत जो एकत्रित होता है। किसके अंतर्गत?
लीवर व मांसपेशियों के अंतर्गत जो ग्लाइकोजन एकत्रित होता है, तो जो एकत्रित होने की जो प्रक्रिया है उसे ग्लाइकोजनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेस कहा जाता है। जो लीवर और मांसपेशियों के अंतर्गत जो ग्लाइकोजन का जो एकत्रित होने की प्रक्रिया है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। यह कहां पर होता है? लीवर में होता है। इसके बाद में जो इसका चौथा भाग है वह है हेपरिन। कौन सा है? चौथा जो भाग है वह है हेपरिन। पहला था कौन सा था? पहला था सेलुलोज, दूसरा था स्टार्च और तीसरा था ग्लाइकोजन। चौथा जो भाग है वह है हेपरिन। यह हमारी बॉडी के अंतर्गत प्रति स्कंद के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? प्रतिस्कंद पदार्थ के रूप में पाया जाता है हेपरिन, जो कि लीवर में बनता है। कहां पर बनता है? हेपरिन है वह लीवर के अंतर्गत बनता है, जो कि एक प्रतिस्कंद के रूप में पाया जाता है। इसके बाद में बात करें पांचवें भाग की, तो जो पांचवा भाग है वह है काइटिन। कौन सा है पांचवा भाग? काइटिन। पांचवें भाग की अगर बात करें तो पांचवा भाग है वह जल रोधक। कौन सा रोधक? जल रोधक पॉलीसेकोराइड जल रोधक पॉलीसेकोराइड के रूप में होता है, जो कि कीटों का जो बाह्य आवरण बना होता है, कीटों का जो बाह्य आवरण बना होता है वह किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इसके बाद ये थे कार्बोहाइड्रेट के भाग। कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में विभाजित किया गया था, मोनोसेकोराइड, डाइसेकोराइड और पॉलीसेकोराइड। उसके बाद में पॉलीसेकोराइड को भी 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था सेलुलोज, दूसरा था स्टार्च और तीसरा था ग्लाइकोजन, चौथा था हेपरिन, पांचवा था काइटिन। उसके बाद में हम जो पिछली क्लास के अंतर्गत जो 17 क्वेश्चनों का जो टेस्ट सीरीज रखी थी उसको हल करवाएंगे, और इसके बाद में जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत हम प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन के बारे में अध्ययन कर लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन कर लिया, और जो अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो पिछली क्लास में जो टेस्ट सीरीज दी थी, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वह था कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज के बारे में बताया गया कि किस वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह हॉपकिंस। कौन सा है? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा जो क्वेश्चन था कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन में शब्द पूछा गया है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी फंक। क्या होगा? सी फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था वह था कि विटामिन से हमारी बॉडी को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन से हमारी बॉडी को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 0, अर्थात विटामिन से हमारी बॉडी को कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन था वह था कि विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है। विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लैटिन भाषा। किससे लिया गया है विटामिन शब्द? लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। किसको? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा
विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था कि विटामिन को किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, अर्थात वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा विटामिन ए। विटामिन ए है जो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस विटामिन को एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है? किससे? एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए को एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है? किससे? एंटी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक विटामिन। रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग होता है तो रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह है निक्टोलोपिया। क्या है? निक्टोलोपिया। इसका राइट आंसर होगा निक्टोलोपिया, जिसे रतौंधी के अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 के अंतर्गत कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फटने लगते हैं? क्या होने लगता है? त्वचा और होठ फटने लगते हैं। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B2। कौन सा होगा? विटामिन B2 की कमी से व्यक्ति के त्वचा और होठ फटने लगते हैं। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि और प्लेग्रा रोग होता है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें, प्लेग्रा रोग पिछली क्लास में पढ़ाया था। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? क्या गिरते हैं? बाल गिरने लगते हैं। बाल गिरने लगते हैं। तो इसके अगर
आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B7। जिस व्यक्ति के अंतर्गत विटामिन B7 की कमी पाई जाती है उस व्यक्ति के बाल गिरने लगते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन था कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है, यानी कि मसूड़ों के अंतर रक्तस्राव होने लगता है। किसके अंतर्गत? मसूड़ों के अंतर्गत रक्त आने लगता है। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विटामिन सी। तो ये थे दोस्तों हमारी पिछली क्लास के जो अंतर्गत टेस्ट सीरीज रखी गई थी 17 क्वेश्चनों की, उसका हल था। इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग प्रोटीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो।